हमारे स्केरी स्टोरीज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हमारा लास्ट का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि हमने टेबल पर रखी बोतल खामोश दिख रही थी। उस बोतल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि जैसे वो मुझे अपनी ओर आमंत्रित कर रही थी। मैंने सारे ख्यालों को दिमाग से झटक कर उठ बोला। बोतल को देखकर मेरे अंदर उत्साह भर गया। मैं बाथरूम पहुंचा और मुंह पर ठंडे पानी की छींटे दिए। मुंह हाथ साफ कर मैं सोफे पर आ बैठा। मैं अपने आप को हल्का और तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैंने जल्दी से 2 बड़े पैक गले से नीचे उतार लिए। दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर वह कब्रिस्तान वाला एहसास रह रह कर अब भी मेरे दिमाग पर मंडरा रहा था। मैंने तीसरा पैक लिया और कुछ देर आराम करने के ख्याल से वापस बिस्तर पर लेटा। इससे ज़्यादा मैं पीता नहीं हूँ, सोचा। जब थोड़ी देर बाद दिमाग पर इसका सुरूर छाएगा तब खाना गर्म करके खा लूँगा। कुछ देर लौटने के बाद मेरे दिमाग पर इसका असर छाने लगा। अब मैं कब्रिस्तान वाला डर अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल चुका था। सोच रहा था कि आज की रात मुझे भैया और भाभी के साथ बितानी चाहिए थी। तकरीबन मैं 3 महीने से उन लोगों से नहीं मिला था। मैंने खाना खाकर वहां जाने का इरादा पक्का कर लिया। एक बार फिर मैंने दीवार की तरफ टंगी घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 1 बज चुके थे। फिर मैंने सोचा कि कल शनिवार को ऑफिस बंद है और परसों इतवार है, तो अच्छा खासा वक्त कट जाएगा और भैया भाभी की शिकायत दूर हो जाएगी, जो कि पिछले 3 महीने से व्यस्तता के कारण मुलाकात न होने की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी 3 साल की भतीजी आकांक्षा से भी घुलने मिलने का बहाना मिल जाएगा। मैंने सोचा कि एक बार कॉल करके अपने आने की सूचना भैया को दे दूं, और ये सोचकर मैंने मोबाइल लपक लिया। काफ़ी देर रिंग जाने के बाद उधर से कोई जवाब न आने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिक कट हो गया। मैंने सोचा शायद भैया टॉयलेट गए होंगे। थोड़ी देर में फिर से एक बार कोशिश कर लूँगा। मोबाइल की बैटरी दैनिक दिनचर्या का बोझ उठाने के कारण जवाब दे रही थी। मैं झटके से उठा और मोबाइल को चार्जिंग में लगाने के बाद बिस्तर के पास पीठ के पीछे तकिए को देकर दीवार के समांतर लगाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि जब तक भैया की कॉल बैक आती है या मोबाइल जब तक चार्ज हो रहा है, तब तक खाने को गर्म करके जल्दी खाकर निपटा दिया जाए। मैं खाने को गर्म करने के ख्याल से जैसे ही उठा था कि अचानक बिजली कट गई। मैं बिजली के जाने से झुंझुला सा गया। खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर सड़क पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। स्ट्रीट लाइट भी गुल थी। बाहर इस ठंड में जो सन्नाटा पसरा हुआ था, अकस्मात ही कुत्तों की रोने की आवाज़ शुरू होने से टूट गई। वो इस कदर हो रहा था मानो जैसे वो बिजली जाने का मातम मना रहे हो। मैंने मेज की दराज को खोलकर मोमबत्ती निकाली और उससे जलाकर मेज पर रख दिया और खाना गर्म करने लगा। खाना गर्म करने के बाद मैं उसी मेज के पास लौट जहाँ विस्की की बोतल रखी थी, मैंने एक और पैक बनाने का इरादा बना लिया। ऐसा मैं तब करता हूँ जब मेरे दिमाग में हलचल होती है। मैंने वहाँ पीने के बाद जैसे ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। मैं दीवार की घड़ी देखकर बड़बड़ाया कि इतनी रात को अंधेरे में कौन व्यक्ति हो सकता है। खैर, मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर मैं हैरान रह गया। मेरे सामने दुबली पतली नाजुक सी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था और होठों पर गीली मुस्कान भाव लिख हुई थी। मैं हैरान होकर अजनबी चेहरे को गौर से देखा तो बेहद खूबसूरत नवयुवती थी। उसे देखते ही गजब सा आकर्षण महसूस हुआ और मेरे समझ से
उनसे अपनी ज़िंदगी के 17-18 बसंत ही देखे होंगे। उसके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं दिख रही थी, जिस्म पर कपड़े भी मैले थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मिट्टी में लेटी हुई। मैंने सख्ती से पूछा, क्या है, कौन हो तुम? मैं एक मजबूर गरीब लड़की हूँ साहब, उसने परेशानी भरी अंदाज में कहा। मेरी माँ इधर आसपास घरों में काम करती है, वह अभी तक नहीं लौटी है। मैं उसे काफ़ी वक्त से ढूंढ रही हूँ और ढूंढते ढूंढते इधर आई, मगर वह मुझे न मिली। ढूंढते ढूंढते वक्त का एहसास नहीं हुआ और जब घर जाते हुए डर लगता है साहब। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पता नहीं क्यों उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी जाग गई। मैं बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँगा अगर। वो घबरा कर बोली, अगर क्या साहब? मैं बोला, अगर तुम कुछ देर इंतज़ार कर लो तो, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है, बस फटाफट खा लूँगा। अगर तुम चाहो तो अंदर आकर बैठ सकती हो। मैंने सोचा था कि इतनी रात को फ्लैट के अंदर आने से झिझकेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह एक पल झटके से अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही मैंने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह आराम से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने खाना खाने के लिए आग्रह किया तो कहने लगी भूख नहीं है, परंतु मैंने जब विनम्र भाव से निवेदन किया तो मान गई। मैंने 2 अलग अलग प्लेटों में खाने को परोसा और 2 चपाती उसे दी और खुद एक लेकर खाने लगा। कुछ देर में खाने का कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो मैंने उसे कहा कि अब हमें चलना चाहिए। यह सुनकर उसने चुपचाप गर्दन हिला दी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सचमुच वो बहुत हसीन थी। शायद उसे अपनी वह रात के अंधेरे में, मगर उसकी आंखों में अजीब सा सुनापन था। मैं सोच रहा था कि वह कितनी भोली है। वह तन्हा किसी अजनबी के कमरे में, वो भी अंधेरी रात में, बेखौफ मेरे सामने खड़ी थी। हालांकि वो मेरे शराब की बोतल को देख चुकी थी, परंतु वो इस बात से ज़रा सा भी विचलित नहीं हुई। फिर मैंने चलने का इरादा बना लिया और सोचा कि मैं अपने भाई के घर तो जा ही रहा हूँ, रास्ते में इस लड़की को इसके घर छोड़ दूँगा। इसके अकेले इस आधी रात में जाना ठीक नहीं है। वह बेहद खूबसूरत है, उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। वैसे लड़कियों की तरफ मेरी नीयत कुछ कम ही बिगड़ती है। खूबसूरत खिले फूल मुझे बेहद पसंद है, मगर मैं अपनी सीमा के अंतर्गत ही रहना सही समझता हूँ। हाँ, अगर कोई फूल टूटकर मेरी झोली में गिर पड़े तो मैं केवल उसकी खुशबू चुराना पसंद करता हूँ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, चलो अब हमें चलना चाहिए। वो मेरे साथ चल पड़ी। मैंने उससे पूछा कि तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा? वो बोली, साहब मैंने सभी जगह देख लिया, बस उस तरफ देखना बाकी है। उसने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा था। हालांकि कब्रिस्तान थोड़ी दूर पर था। हम पैदल चलने लगे। कुछ देर चलने के पश्चात उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोला, यह क्या कर रही हो? वो बोली, साहब सामने कब्रिस्तान है, इसलिए मुझे डर लगा है। मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर हम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने बोला, अरे मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। कुछ अपने बारे में बताओ ताकि सफ़र भी कट जाए और तुम्हारा डर भी कम हो जाए। वो सहमे हुए अंदाज में बोली, साहब मेरा नाम है मोहिनी और मैं पास के गांव रतनपुर में मस्जिद के सामने मेरा घर है, वही रहती हूँ, जो कि आपके गांव गणेशपुर से मात्र 3 किलोमीटर है। हम बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम पड़ोस गांव की हो, लेकिन तुम्हें पहले कभी नहीं देखा मैंने। मोहिनी के जवाब खत्म होते ही तपाक से मैंने अगला प्रश्न रख दिया। मोहिनी बोली, साहब हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास कृषि करने के लिए खेती नहीं है। मेरे बाबूजी लोहार है।
वे लोहे के औजार बनाने का काम करते और मेरी माता लोगों के घरों में बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करते हैं ताकि कुछ जमा पूंजी का जुगाड़ हो सके और मेरे हाथ वक्त से पी ले करके विदा कर सके। और मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। बातों बातों में पता ही न लगा कि हम कब कब्रिस्तान के समीप आ गए और वो मेरे साथ जैसे ही कब्रिस्तान पर पहुंची चमगादड़ जोर जोर से चीखने लगे। मैंने गौर किया कि इस बार की चीख पहले से ज़्यादा करीब और भयानक थी और वो इस बार उनकी मौजूदगी ज़्यादा समीप भी थी। हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि वो मेरे साथ ही नहीं और उसका हाथ मेरे हाथ से कब जुदा हुआ इसका ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। वो गायब हो चुकी थी क्योंकि चारों तरफ कब्रिस्तान था और वो इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जा सकती थी। अंततः मैं गहन सोच में डूब गया। मैं बिल्कुल ही भयभीत हो चुका था। मैं इतना डर गया था कि मैंने अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। हालांकि मैं आधुनिक युग का पुरुष था और मैं भूत प्रेत पर कम विश्वास करता था, परंतु यह घटना मेरे साथ घटी थी, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे अविश्वसनीय घटना को सोच मानना पड़ रहा था। मैं अभी यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब आलम यह था कि मेरा दिमाग उस युद्ध के बावजूद विषय में सोच रहा था कि इस घटना में हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और इसके बाल खुले थे। इसके दो हाथी जैसे दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसकी दोनों टांगें तो थी ही नहीं। अब मेरा भय के कारण हालत ख़राब हो गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरे पलटते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैंने ये गौर किया कि मेरे हृदय की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी थी कि मानो कब ये थक कर बंद हो जाएगा इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। इस कब्रिस्तान में अप्रिय घटना ने मेरे मस्तिष्क पटल को अपनी जकड़ में ले लिया था और खौफ ने पूरी तरह मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति भी दिमाग के शून्य होने का कारण जवाब देने लगी थी। मोहिनी, जैसे मैं कुछ वक्त पहले मासूमियत की दूसरी परिभाषा और सौंदर्य की देवी समझ रहा था, वो अगले ही पल इतने विकराल रूप लेकर मुझे स्तब्ध कर देगी इसका एहसास तो मुझे बिल्कुल ही नहीं था। इस कर्कश हंसी ने मेरी विस्की का गुरूर क्षण भर में छू कर दिया और मेरी आंखों की पुतलियों को फैलने पर विवश कर दिया। और यह कहना भी अन्याय नहीं होगा कि इस ठंड में मोटी जैकेट पहनने के बावजूद रोंगटे खड़े होने का कारण सिर्फ एक थी, वो भयानक चुड़ैल जिसकी कर्कश हंसी से सारा कब्रिस्तान गूंज रहा था, जिसका पूर्वाभास मुझे कुछ वक्त पहले चमगादड़ों के एक झुंड ने करवाया था।